तो मेरा यही होगा कि एक सौम्य व्यक्तित्व वाले मंत्री जो जाने जाते हैं अपने मीठेपन के लिए, रोज़ाना एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, 30 किलोमीटर से ज़्यादा पर डे सड़क निर्माण कर रहे हैं, फिर भी बाबुओं को डांटने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? नितिन जी को गुस्सा क्यों आ रहा है? ये क्यों कहना पड़ रहा है कि रिज़ाइन कर दीजिए अगर काम नहीं हो रहा है? इतना तो काम कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं जो कुछ काम कर रहा हूँ उसका क्रेडिट मेरा अकेले का नहीं है जी। मेरे सेक्रेटरी से लेकर मेरे NHIDCL के चेयरमैन तक एक एक इंजीनियर तक उसमें कंट्रीब्यूट करता है। अभी आज हम लोग 34 किलोमीटर पर डे पर है और शायद मुझे लगता है कि अब मार्च एंड के पहले 40 किलोमीटर पर डे होंगे। तो शायद ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड होगा कि एक दिन में किसी देश में इतने बड़ा नेशनल हाईवे बन रहा है। हमारे ही लोगों ने अभी 25 किलोमीटर सोलापुर विजापुर रोड 24 घंटे में बनाया, एक लेन बिटुमिन रोड। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी मुंबई दिल्ली हाईवे पर हमने 2.5 किलोमीटर ये 4 लेन का कंक्रीट रोड 24 घंटे में बनाया। तो मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड इसीलिए हो रहे हैं कि हमारे अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। पर कभी ना कभी मेरी भूमिका माता पिता जैसे अपने बच्चों को कहते हैं कि 75 मार्क मिले पर तुमको 85 क्यों नहीं मिले। तो सिस्टम में जो कमियां होती है उसमें मैं ये कहता हूँ कि एक बार फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ तो चलेगा, परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। और परफॉर्मेंस ऑडिट में जहाँ कमियां लगती है, जो काम नहीं करते हैं, उन लोगों को मैं ज़रूर डांटता हूँ। और उसके पीछे मेरी भावना यही होती है कि जल्द से जल्द काम हो। अब जब जिसका उल्लेख आपने किया तो ये स्फूर्ति योजना MSME में जी। और कुछ योजनाओं को 7-7 साल मंजूर होने के लिए लगे। एक योजना में हम 5 करोड़ अनुदान देते हैं, 500 कारागिर। अगर 500 से ज़्यादा होंगे तो 5 करोड़ और कम होंगे तो फिर उसमें 2.5 करोड़ मिलता है। ये स्कीम कितने गरीबों के हितों की है। और ये 7-7 साल 6-6 साल नहीं होती है तो कितना गरीबों के ऊपर अन्याय होता है। तो इसलिए मैंने चिढ़ कर कहा कि 3 महीने के अंदर, जिस दिन वो अप्लाई करेगा 3 महीने के अंदर अगर स्कीम सैंक्शन नहीं होगी तो मैं आपको जिम्मेदार पकड़ूंगा और फिर आपको VRS भी दूंगा और हाथ में नारियल भी दूंगा। ठीक है। अब जब सड़कों का इसी पब्लिक गरीब के हित में मैंने कही, मैं किसी से व्यक्तिगत द्वेष के कारण ही बात। अब जब सड़कों का जिक्र हुआ है, आप बता रहे हैं, और रोज़ाना रिकॉर्ड का तो मैंने जिक्र किया, बेजोड़ रिकॉर्ड है आपका, लेकिन सड़कों पे गाड़ी चलाएं कैसे नितिन जी? पेट्रोल, डीजल, कांग्रेस के आप उस समय भी सड़कों पर उतरते थे विरोध में। उस समय पेट्रोल पर हम 9 रुपये की एक्साइज ड्यूटी देते थे, आज 32 रुपये दे रहे हैं। डीजल पे उस समय हम 3 रुपये 56 पैसे करीब की देते थे, आज हम 31 रुपये दे रहे हैं। गाड़ी चलाएं कैसे आपकी बनाई सड़कों पर? पहली बात तो आपके बिल्कुल सही है कि फ्यूल के भाव बढ़े हैं जिससे लोग तरसता है। और दूसरी बात ये भी कड़वी सच है कि पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने के बाद भी ऑटोमोबाइल वालों का टर्नओवर कम नहीं हो रहा है। हमारे देश में 2 व्हीलर जो है जी, वो बजाज, TVS और हीरो 50% से ज़्यादा उत्पादन एक्सपोर्ट हो रहा है। और अभी मैंने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई, उससे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 4.5 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री मुझे आने वाले 5 साल के अंदर 10 लाख करोड़ की करनी है और होगी। अब ये करते समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी मैं वकालत 12 साल से कर रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल के बजाय इथेनॉल यूज़ करो, मिथेनॉल यूज़ करो। बायो CNG का ट्रैक्टर भी मैंने अपना लॉन्च किया जो परली से बायो CNG बनता है। फिर इसके साथ इलेक्ट्रिक और LNG और अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर काम करो। और मेरी मिनिस्ट्री ने अभी कुछ दिन पहले मेरे यहाँ देश के सभी लेबॉर्ट्रीज और डिपार्टमेंट को बुलाया था और उसमें लिथियम आयन बैटरी जो है उसके साथ साथ सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, स्टील आयन पर भी रिसर्च कर रहे हैं। और आने वाले समय में हाइड्रोजन फ्यूल सेल की भी बस आ जाएगी। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आज से 2 साल के अंदर पेट्रोलियम कार, पेट्रोलियम स्कूटर और डीजल बस की कीमत इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बस के बराबरी में होगी। और जहाँ 50,000 का पेट्रोल लगता था वहाँ 2,000 रुपये की बिजली लगेगी और पोल्यूशन भी नहीं होगा। मेरा सवाल इससे इतर ये है कि अभी हम वो देश हैं जहाँ पे आप खुद स्कूटर पर चले हैं, कई सालों स्कूटर यूज़ किया गया होगा, और हम ऐसे देश से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ बाबा चलाता है, फिर पिता चलाता है और फिर बेटा चलाता है। ऐसे में आप इलेक्ट्रिक कार का सपना दिखा रहे हैं।
लेकिन देश के मन में यही सवाल है कि ये उपभोक्ता के लिए फायदेमंद है या फिर मैन्युफैक्चरर के लिए फायदेमंद है, क्योंकि सिर्फ कार से नहीं होगा, पूरा इंफ्रा चाहिए आपको। मैं बलिया की रहने वाली हूँ, क्या मैं बलिया पहुंच जाऊंगी एक बार यहाँ से चार्ज? बिल्कुल पहुंच जाओगे आप, और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ आप पहुंच जाएंगे। देखो ये मैं कोई उधारी वाली बात नहीं करता, नहीं तो आप एबीपी में बुलाकर मुझे सवाल पूछ लेना। देखो पक्की बात बता रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल की तुलना में इलेक्ट्रिक बहुत चीप है। और मैं खुद, विजय बाबू जानते हैं, नागपुर में इलेक्ट्रिक एसयूवी में घूमता हूँ। मैंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ दी और मेरा खर्चा 2000 रुपये महीना था, और आपको मैं ऐसी इलेक्ट्रिक बस बना दूंगा, और अभी बन गई है कि आप यहाँ से बरेली तक, बरेली ने अपने कहा बलिया तक, आप बलिया तक बिल्कुल पहुंचेंगे और बलिया चार्ज होंगे रात को और सुबह फिर वापस आओगे। ऐसी कार और बस आपको अभी तैयार हो गई है, और 2 साल के अंदर, इसका इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी कीमत ज़्यादा है इलेक्ट्रिक की, 2 साल के अंदर ये पेट्रोल और डीजल के बराबर आपके कार की, आपके स्कूटर की और आपकी बस की कीमत। लेकिन रेयर अर्थ मेटल्स का तो खदान हमारे पास है नहीं, खजाना है नहीं, हमें फिर चाइना पे, ऑस्ट्रेलिया पे और अफ्रीकन देशों पे आधारित रहना पड़ेगा। बैटरी तो आप वहीं से लाएंगे। आप अखबार में इधर उधर की सुनकर बातें लिखते हो। पहली बात तो ऐसे लिथियम आयन की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। लिथियम आयन जो है 81% बैटरी हमारे देश में बनती है, और आज से 1 साल के अंदर, मैं इस डिपार्टमेंट का मंत्री हूँ, 100% लिथियम आयन बैटरी देश में बनेगी। उसके साथ एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन, स्टील आयन, जिंक आयन बनेगा। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बसेस चालू हो रही, पानी से ग्रीन हाइड्रोजन मिलेगा। और मैं इस पर लगातार काम कर रहा हूँ। इथेनॉल तो अब देश में आ गया, मैं 12 साल से बोल रहा था। अब इथेनॉल की बाइक, अब इथेनॉल के पंप ओपन हो रहे हैं। और इसके बाद पेट्रोल की जो गाड़ियाँ हैं, यही हुंडई, BMW, मर्सिडीज सबकी, इसी में फ्लेक्स इंजन है। आप 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल डालोगे, इथेनॉल का भाव 60 रुपये लीटर होगा और पेट्रोल का 100 रुपये होगा। लोगों की बचत होगी और लोग इससे निश्चित रूप से लोगों को दिलासा मिलेगा। मैं मान लेती हूँ, क्योंकि ये दावा जो है वो नितिन गडकरी जी कर रहे हैं। एक ऐसे मंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। मैं कोविड पे आना चाहूँगी। नागपुर में, महाराष्ट्र में लगातार केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ गई है। क्या कमी रह गई कि अब जब वैक्सीन आ गई है, हम दूसरे देशों में दे रहे हैं लेकिन हमारे देश के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है? देखिए ये बात तो सही है कि महाराष्ट्र में और विशेष तौर नागपुर में बहुत बड़ा है। हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि ये संकट गहरा है। लोगों ने अभी वैक्सीन लेने की शुरुआत की है, सभी लोगों को वैक्सीन मिलेगा और इस संकट से मुक्ति होंगे। पर तब तक हमें चिंता करनी होगी, मास्क लगाना होगा, हमने मार्केट में, बाजार में जो गर्दी रश होता है वो नहीं करना पड़ेगा। हमने प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में लोगों ने सहयोग करना चाहिए। और जहाँ तक महाराष्ट्र में और नागपुर की बात है, लोग सहयोग नहीं कर रहे, ये बात अच्छी नहीं है। उन्हें इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसको सहयोग बस चलते चलते, मुझे पता है आपके पास समय की बहुत कमी है, एक छोटा सा सवाल और लूँगी और वो सचिन वाजे पे लूँगी, क्योंकि इस समय मीडिया में वो सबसे बड़ा, आप समझ सकते हैं कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिला है। उसमें ये कहा जा रहा है कि एक नेता के साथ कनेक्शन है। दूसरा आरोप ये भी है कि सचिन वाजे ने क्योंकि किसी को गिरफ्तार किया, किसी मीडिया के व्यक्ति को, इसलिए अब केंद्र सरकार ने इसमें NIA को बीच में लाया। इस पर मैं चाहूँगी कि छोटी सी प्रतिक्रिया आप हमें दें। पहली बात तो ऐसी कि आप जितना जानते हैं उतना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अखबार में ही और न्यूज़ पे ही सुनता हूँ। अभी तक इंक्वायरी चल रही है, बहुत जल्दी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, पर राष्ट्रीय हित में ठीक से इंक्वायरी हो, इतना मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला।